poles repel and unlike attract each other. भाई तौहीद क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैं मैग्नेट को चला जाऊं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाऊं, तब भी डाइपोल रहेगा। तौहीद ब्रेक करते करते तुम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लेवल पर रह जाओ, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, वहां भी डाइपोल रहेगा, नॉर्थ भी होगा साउथ भी होगा। एक इलेक्ट्रॉन में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करेंगे। इनफैक्ट आप पढ़ोगे अभी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट, अब पढ़ेंगे इसको, लाइकोस रिपेल एंड, ये तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होता है भाई। मिसाल से आपने पढ़ाया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कुछ याद है? 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में था टॉपिक। एम लिखते थे ना, -L से लेकर +L तक, तो इसमें वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ही तो पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन का। यही पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल। आप लोग रट लेते हो -L से +L, लेकिन एक्चुअल में डाइपोल मूवमेंट है। रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट। अब देखिए मैग्नेटिक एक्सिस का क्या मतलब है। अगर मैं आपको एक मैग्नेट दे दूं, ये मैग्नेट है, ये जो लाइन होगी ऐसे जो पास कर रही होगी, इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन आप लोगे, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसे हम कह देंगे मैग्नेटिक एक्सिस है, और इसे हम कह देते हैं दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर। इसके बाद देखो मैग्नेटिक लेंथ का क्या मतलब। अगर मैं आपको एक मैग्नेट दे देता हूँ, ये मैंने आपको एक मैग्नेट दे दिया, जो जिसको आप नॉर्थ पोल कहते हैं ना, वो नॉर्थ पोल यहां नहीं होता। मैग्नेट का नॉर्थ पोल बिल्कुल एंड पर नहीं होता, मैग्नेट का नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर होता है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अगर मैं यहां से यहां तक ले रहा हूं, एंड टू एंड अगर मैं ले रहा हूं, ये ज्योमेट्रिक लेंथ है, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है। जो मैग्नेटिक लेंथ होगी वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की होगी, इसे आप कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। दिस इज मैग्नेटिक। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लेंथ होगी, मैग्नेटिक जो लेंथ है, दैट इज लेस देन ज्योमेट्रिक, दैट इज लेस देन ज्योमेट्रिक। जिसे आप कहते हो ना नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ पोल यहाँ कॉर्नर पे नहीं है, वो नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर होता है। जिसे आप साउथ पोल कहते हो, यहाँ कॉर्नर पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर होता है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच का सेपरेशन मैग्नेटिक लेंथ। टोटल जो लेंथ है उसे ज्योमेट्रिक लेंथ कहेंगे। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से कम। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ आता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। सनाउल, जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के जिसे आप कहते हैं नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ पोल कॉर्नर पे नहीं होता, वो थोड़ा सा अंदर होता है। जिसे आप कहते हैं साउथ पोल, वो कॉर्नर पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है। अबे 5 में क्या है यार, मैग्नेट है, मैग्नेट के पैरेलल एक एक्सिस ले लिया, उसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। नॉर्थ साउथ लेंथ के पैरेलल एक एक्सिस ले लो, उसका नाम मैग्नेटिक एक्सिस है। परपेंडिकुलर एक एक्सिस ले लो, उसे मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। नाम है, जैसे एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल में पढ़ा था, ऐसी एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक एक्सिस, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब देखो यहां से कुछ हाइपोथेटिकल कहानियां शुरू होंगी। अब ये जो कहानियां है कुछ टेक्स्ट बुक्स में दी हुई है, एनसीईआरटी ये सब बेवकूफियां नहीं करता, लेकिन जैसे एसएल आप पढ़ेंगे या कुछ और टेक्स्ट बुक्स हैं जहां ये सब दिया हुआ है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ,
बट एनसीईआरटी ने इन सब चीजों से बचा हुआ है, बस नाम लिख लिख कर आगे बढ़ गया। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज एनालॉग ऑफ चार्ज, इट्स एनालॉग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब से ना हम चीजों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो आगे की जो मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं उन प्रॉपर्टीज को एक टॉपिक ही बना देते हैं पूरा, जिसे कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में जैसा जैसा इलेक्ट्रोस्टैट डेवलप हुआ था वैसे वैसे मैग्नेटोस्टैट डेवलप कर देते हैं, assuming a hypothetical north pole or hypothetical south pole। तो पहली चीज आती है इलेक्ट्रोस्टैट में, सबसे पहली चीज चार्ज थी। यहाँ चार्ज का इक्विवेलेंट है जिसे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। अब इस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का मतलब है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्ट्रेंथ बताता है। जैसे चार्ज बताता है कितना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल। इसकी और कोई डेफिनेशन नहीं है। नॉर्थ पोल कितना स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बताएगा। साउथ पोल कितना स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बताएगा। इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर मीटर। तो जैसे एक नॉर्थ पोल लिया, आप लिखते थे ना चार्ज Q1, तो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ लिख देंगे M1 लिख दो। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट में लिखते थे चार्ज Q2, एक लिख देंगे। तो आपने दो हाइपोथेटिकल पोल स्ट्रेंथ मान ली, M1 और M2। इसका फायदा आपको दिखेगा जब डाइपोल पर आएंगे, तो दिखेगा आपको इसका फायदा क्या है। पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इतना लिख लीजिए, स्पेस नहीं है मेरे पास, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी देखेंगे। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। जैसा इलेक्ट्रोस्टैट था वैसे वैसे एक एक लाइन आती चली जाएगी। तो ये चार्ज का एनालॉग है, जैसा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ऐसे ही मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। नहीं आयशा, सेम होगी, नॉर्थ और साउथ एंड की स्ट्रेंथ सेम होगी, एक ही मैग्नेट। इतना लिख लीजिए। 6 एक्सप्लेन करते हैं। भाई देखिए 6 में क्या था, ये मैग्नेट है, ये कॉर्नर है मैग्नेट का एक, और ये दूसरा कॉर्नर है। तो जो टोटल लेंथ है कॉर्नर टू कॉर्नर, उसे ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। जिसे आप नॉर्थ पोल कहते हैं वो एग्जैक्ट कॉर्नर पर ना होकर थोड़ा अंदर होता है। जिसे आप साउथ पोल कहते हैं वो कॉर्नर पर ना होकर थोड़ा अंदर होता है। नॉर्थ और साउथ के बीच का जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होती है। मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन ज्योमेट्रिक। ये मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होती है। भाई 8th तो मैंने अभी कराया नहीं, 7 कह रही हो क्या सवाल है? 8th तो नंबर ही नहीं आया अभी। देखिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का मतलब है, जैसे चार्ज होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, जिसे आप कहते हैं चार्ज बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। चार्ज की जगह मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यूज करते हैं, बस इतना फर्क है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज यूज करते हैं, चार्ज की जगह M यूज करते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। जैसे आप लिखते हैं एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का बिहेवियर नॉर्थ पोल होता है, Q1 की जगह M1 लिख दिया, स्ट्रेंथ है मैग्नेट। साउथ पोल है, इसका बिहेवियर कुछ नेगेटिव चार्ज की तरह होता है, इसकी स्ट्रेंथ लिख दी है। सो जैसा चार्ज था इलेक्ट्रोस्टैट में, चार्ज का एनालॉग है जिसे आप मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, एसआई यूनिट एम्पियर मीटर। एनसीईआरटी ने इसका नाम नहीं लिखा, तो एनसीईआरटी स्मॉल m किसी और चीज के लिए यूज करता है।
खतीजा का क्वेश्चन है, एक की अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो, ऐसी होगी नहीं खतीजा। अगर एक मैग्नेट है ना तो नॉर्थ और साउथ सेम होंगे, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, अलग हो नहीं सकती। वो अलग है, तुम दो अलग अलग मैग्नेट चिपका दो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक सिंगल मैग्नेट है उसमें पोल स्ट्रेंथ अलग हो नहीं सकती, पोल स्ट्रेंथ सेम। चलिए जी, रब कर दूं इसको। चलिए इसको फिर रब कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट प्रॉपर्टी। एट्थ है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और देखो, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आपको पढ़ाना पड़ता है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ, इस पोल की स्ट्रेंथ m, इस पोल की स्ट्रेंथ भी m। अगर इस मैग्नेट को मैं बीच में से काट दूं, ऐसे काट कर दो पार्ट्स कर देते हैं, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, जरा मुझे बस देख कर बता दो, क्या पोल एरिया चेंज हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या सेम रहा? अब इतनी अकल तो सब लगा लेंगे। अरे बताओ भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ कि सेम रहा? चलो बहुत बढ़िया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादातर लोगों के अकॉर्डिंग सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। जब चेंज नहीं हुआ तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी सेम रही, सेम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसी मैग्नेट को मैं ऐसे कट करता हूं, ये था, मैं कुछ ऐसे कट कर गया इस मैग्नेट को, ऐसे कट कर दिया, अब बताइए, बीच में से काट दिया, दो पार्ट्स बना दिए इसके, आधा आधा हो गया ना। अगर मैंने इक्वल दो पार्ट्स बना दिए तो m/2 m/2, दो मैग्नेट्स बना दी मैंने, दोनों की पोल स्ट्रेंथ हाफ हाफ हो जाएगी। इसको लिख देता हूं, दिख तो नहीं रहा, इक्वल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं, टू इक्वल पार्ट्स पैरेलल टू लेंथ। तो भाई अगर लेंथ के पैरेलल दो इक्वल पार्ट्स में आप, तो ये दो मैग्नेट बन जाएंगे। दूसरा, तो ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जी तो है, दो मैग्नेट बनी, बिल्कुल दो मैग्नेट बनी साउथ, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम, यहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाफ। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बिल्कुल एनालॉग है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इट्स एनालॉग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी, जो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी का एनालॉग है, एनालॉग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी। नहीं आयशा, अगर हम डायगनली से कट कर देंगे तो देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने एरिया चेंज कर दिया, आप यहां से डायगोनल ले लो तो कहानी चेंज हो। सब कुछ डिपेंड कर रहा है एरिया पर, आप किसी भी तरह से कट कीजिए, अगर एरिया चेंज नहीं होता तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एरिया चेंज हो गया तो सब चेंज। द नेक्स्ट इज एनालॉग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज मैग्नेटिक डाइपोल।
इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनसीईआरटी इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता है। रीजन सिर्फ इतना है कि एनसीईआरटी पोल स्ट्रेंथ डिस्कस ही नहीं करता, मतलब ये सब आपके एंट्रेंसेस में आता है इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ा। तो नोटेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा, एनसीईआरटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करूंगा। ये नॉर्थ और साउथ हो। इस पोल की स्ट्रेंथ भी एम, इस पोल की स्ट्रेंथ भी एम, मैग्नेटिक लेंथ इज एल। तो यहाँ डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करते हैं, इट्स कोई एक पोल स्ट्रेंथ ले लो, मल्टीप्लाई कर दो लेंथ। इसी तरह से आप डाइपोल मूवमेंट भी लिख सकते हैं, कोई एक चार्ज ले लीजिए, सेपरेशन से मल्टीप्लाई करो, कोई एक पोल स्ट्रेंथ लीजिए और लेंथ से मल्टीप्लाई। डायरेक्शन जो होगा, दैट डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ हमेशा, डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, कॉइल के लिए भी हमने पढ़ा था, करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी कुछ याद है क्या डायरेक्शन था वहां? करंट कैरिंग कॉइल के लिए पढ़ा था, कुछ आया था NIA। अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है NIA। वहां भी डायरेक्शन साउथ और नॉर्थ था, यूजुअली राइट हैंड थंब रूल से आसानी से कैलकुलेट हो जाता था। तो यहाँ पर डायरेक्शन सिंपली साउथ से लेकर नॉर्थ लेंगे आप। यूनिट याद है कुछ? SI यूनिट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की SI यूनिट होती थी एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी SI यूनिट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चंस देखिए इसको। भाई एक मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ। Magnetic length is L. Its magnetic moment is M. Its magnetic moment is M. Capital M इसका magnetic moment है. It is divided into two equal parts. Into two equal parts as shown in figure. As shown in figure. Calculate magnetic moment और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी मान लो, इसकी M है और इसकी B। कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेकंड ये दिया हुआ है, ऐसे डिवाइड। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये पार्ट 2। मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है कितना, और ये हाफ हाफ कर दिए मैंने लेंथ। चलिए सॉल्व करिए, और सब कुछ ना इसके रिस्पेक्ट में बताइएगा। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m था, तो इसका m1 m की रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2m 3m 4m, इसका भी ऐसे डिसाइड कीजिएगा।
चलो भाई, बच्चे समझदार हो गए, अभी से आंसर आने लगे। करो भाई, करो करो, लिखो। अरे सब लिखो, देखो इतनों के आ सकते हैं तो सबके आ सकते हैं ना। अरे जुनायद, आज तुम आए हो? बड़े दिनों बाद देखे जुनायद आज। कहाँ गायब हो जाता है? दिनों बाद दिखता है जुनायद चौधरी, हाँ। अब जिस दिन आता है उस दिन मैं तारीफ कर देता हूँ, फिर गायब हो जाता है। आज तारीफ नहीं करूंगा, वरना फिर पता नहीं कब शक्ल दिखेगी। शक्ल तो दिखती नहीं है, कब नाम दिखेगा? नाम भी तो नहीं दिखता। भाई मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। एक मिनट, एक मिनट, एक। ये आधा आधा कर दिया ना, तो ये मैंने एल गलत लिख दिया। मैं जरा जुनैद को देखकर ज्यादा खुश हो गया था। ये एल नहीं है, ये L/2 है। ये L/2। सॉरी, आधी लेंथ कर दी, हाफ कर दी। हाँ भाई, सबका आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहा है। ये तो लिख लिया होगा ना आप सबने, जो मैं रब कर रहा हूँ? ये सब तो लिख लिया ना आप लोगों ने? कोई मना नहीं कर रहा, इसका मतलब लिख लिया। तो देखिए, हाँ हार्दिक, क्या बता रहे हो बताओ। जब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो देखिए, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी। तो हर पार्ट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, दैट्स एम। लेंथ हाफ हो गई तो ml/2। इनिशियली कैपिटल एम कितना था? ml। तो देखो, ml m था, अब ml/2 है। तो फर्स्ट पार्ट में m1 इज m/2, कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जस्ट हाफ हो गई। सेकेंड पार्ट में देखिए m2। अब यहां पर तो मैंने एरिया हाफ कर दिया, तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई होगी। तो ये आ गया m/2 इंटू इट्स m/2। सो m1 इज m/2, m2 भी m/2 हो गया, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया। चलिए अब इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें और देखते हैं, ये भी थोड़ी सी हाइपोथेटिकल है। कूलम्स लॉ का एनालॉग लिख देंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन वाले फॉर्मूले लिख देंगे, टॉर्क का फॉर्मूला लिख देंगे। वो सारी चीजें करते हैं जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट में देखी। आपको दिखने लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैट दोबारा से रिपीट हो। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना? देखो, में स्मॉल में भी तो हाफ होगा। नहीं नहीं जुनैद, स्मॉल एम में नहीं। एरिया चेंज नहीं हुआ तो स्मॉल एम चेंज नहीं होगा। एरिया चेंज नहीं हुआ तो मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी जुनैद। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, एरिया सेम रहेगा। चलिए इसको फिर मैं रब कर देता हूँ। रब कर दूं ना? सबने लिख लिया? एक एक लाइन ही लिखनी थी। अब इसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी देखिए, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैट। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैट। सो मैग्नेटोस्टैट में जब आप कूलम्स लॉ लिखते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है। सो
असल में ये भी ना कूलम ने नहीं दिया था, तो जबरदस्ती का कंस्ट्रक्शन है। इट्स एनालॉग ऑफ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें करते सिर्फ इतना है कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज था उसकी जगह मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ले लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में 1/4πε0 था, उसकी जगह μ0/4π। तो ये सिर्फ कहता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग पोल्स हैं, भाई एक पोल है स्ट्रेंथ m1, एक पोल है स्ट्रेंथ m2, दो अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स हैं, हाइपोथेटिकल नॉर्थ और साउथ पोल ले लिया, जिनके बीच में सेपरेशन आ रही है। तो ये पोल्स एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दैट फोर्स इज μ0/4π m1 m2/r²। एनसीईआरटी इसे भी डिस्कस नहीं करता, इट्स हाइपोथेटिकल, तो एनसीईआरटी इसे डिस्कस नहीं करता, और इस पे तो कहीं क्वेश्चंस भी नहीं मिलते। दैट्स कूलम्स लॉ इन माइक्रोस्टैट, आप ऐसे लिख सकते हैं। बस ये सब कराना पड़ता है नीट में ना, कभी कभी ऐसी ऊटपटांग चीजें दे देता है। नीट वालों को जब कुछ नहीं समझ में आता तो ऐसी चीजें डाल देता है। कभी पहले करा है, पहले एम्स वगैरह का अलग हुआ करता था, तब डाला है। पढ़ाना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेट। तो अगर एक मैग्नेट दी हुई है, उस मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर फील्ड निकाली, यहां से एनसीईआरटी में है, 10th पॉइंट से एनसीईआरटी में, इसके ऊपर एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस भी दिए। सो देखिए, एक्सियल लाइन का मतलब बस इतना है कि मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर। कुछ याद है भाई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैग्नेटिक एक्सिस डिस्कस किया था, किसी को याद है कुछ मैग्नेटिक एक्सिस क्या था? मैग्नेटिक एक्सिस था जो लाइन इज नॉर्थ साउथ पोल को ज्वाइन कर रही। अगर मैं एक्सिस पर कहीं पॉइंट दे दूं, ओवर द एक्सिस यहां कहीं अगर कोई पॉइंट दे देता हूं, यहां पे, तो इसे कहते हैं एक्सियल लाइन पर पॉइंट लाई कर रहा है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेंटर से सेपरेशन आर ले लिया। जो फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में था वही फॉर्मूला यहां भी आता है, डिराइव नहीं करना इसे। ये होता है μ0/4π 2m डिवाइडेड बाय r3। डायरेक्शन होगा साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ। फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा जो मैग्नेटिक मूवमेंट का है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर मैं पॉइंट यहां ले लेता तब भी फील्ड का डायरेक्शन यही रहता है, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। दिस इज ऑन एक्सियल लाइन। अब इसी तरह से वो आपसे कहेगा इक्वेटोरियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। सना का क्वेश्चन है, ये जो दो अलग अलग मैग्नेट है इनको बहुत पास ले आए कि आज। सना, अगर इलेक्ट्रोस्टैट में दो चार्जेस को बहुत बहुत करीब ले आऊं, क्या फोर्स इनफाइनाइट होती थी कूलम्स लॉ में? अगर मैं चार्जेस को बिल्कुल एक जगह ले आऊं सना, तो क्या फोर्स इनफाइनाइट होती थी? डिफाइन नहीं होता। डिफाइन तब होता है जब चार्जेस में कुछ सेपरेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी तब डिफाइन होता है जब चार्जेस में कुछ सेपरेशन, ओवरलैप नहीं करनी चाहिए।
तो जितना वो रेजिस्ट करेंगे उससे ज्यादा तो अप्लाई कर सकते हो ना। 2m 2m जो ना, जितने से भी रेजिस्ट करेंगे उन्हें उठाकर एक साथ रख तो सकते ही हो, हाथ से फोर्स अप्लाई कर दो। फिर कह दो कि कूलम फोर्स तो इनफाइनाइट फोर्स अप्लाई कर रहा है, मेरे हाथ से रुक गया, मतलब मैंने इनफाइनाइट बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी। तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है जब चीजें एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए। अब इक्वेटोरियल लाइन अगर हम ले लें, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये नॉर्थ, ये साउथ, अगर यहां कहीं ले लेता हूं, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ले लिया इक्वेटोरियल लाइन। सो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स माइनस m ओवर आर। सो साउथ टू नॉर्थ अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है तो फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ये दोनों ही केसेस कुछ टेक्स्ट बुक्स ने, लाइक प्रदीप ने डिराइव करके दिखाया है, एस.एल. अरोड़ा ने भी डिराइव करके दिखाया है। बेसिकली जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था उसमें चार्ज की जगह m रखकर पूरी डेरिवेशन कर दी। आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ने डिराइव नहीं करा। द रीजन इज इसकी डेरिवेशन में आपको हाइपोथेटिकल पोल्स लेने पड़े। आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद रखना है, एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन वाला एक्सप्रेशन याद है, इतना लिख लीजिए। फिर देख एक दो टॉपिक और है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। इतना लिख लीजिए तो बताइए, बस कल इसको हम वाइंड अप कर देंगे, एक क्लास और चाहिए होगी इसमें, कल ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, जनरल पॉइंट के लिए अगर जाहिर चाहिए, जनरल पॉइंट का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वही आएगा जो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैट में था। अगर हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, अगर जनरल पॉइंट ले लेते हैं, जी सनावल, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। अगर हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय 4 पाई 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो इसमें देखना जरा, अगर मैं थीटा 0 ले लेता हूँ ना, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मैग्नीट्यूड ये। ज्यादा आप जो जनरल पॉइंट पूछ रहे थे, इस जनरल पॉइंट डाइपोल में कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप इसको, हाँ हाँ सुनाओ, पूरे सिलेबस में अगर इलेक्ट्रोस्टैट जैसे क्वेश्चंस टॉपिक होते तो 10 साल में खत्म होते। आगे चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे, मेजर यही होता है जो हमने कर लिया। अच्छा, असका एक बात बताइए, क्या करंट कैरिंग वायर सिर्फ एग्जिस्ट कर सकती है, हमेशा लूप होगा? कैसा हो सकता है सिर्फ एक करंट कैरिंग वायर हो, या हमेशा एक कंप्लीट लूप होना चाहिए? असका, वायर भी है, कहीं तो सर्किट पूरा हो रहा होगा, तो अल्टीमेटली ये लूप होगा जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपने पढ़ा हुआ। थीटा अल्मास एंगल है, थीटा ये आपकी बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये आर, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो इसे मैं साउथ कह देता हूं, इसे मैं नॉर्थ कह देता हूं। ये एंगल थीटा है जनरल पॉइंट के लिए।
जब आप एक्सियल लेंगे तो थीटा एंगल 1 हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जब आप वो लेंगे इक्वेटोरियल लेंगे तो 90 डिग्री। जनरल पॉइंट ये है इलेक्ट्रोस्टैट का एनालॉग, डाइपोल दिया हुआ है, यहां कहीं पॉइंट दे दिया, डाइपोल के एक्सिस से एंगल थीटा दिया, ये जनरल पॉइंट है। अब इसी में थीटा को 0 रख दो तो एक्सियल वाला फॉर्मूला बन जाता है, थीटा को 90 रख दो तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला। चलिए जितना लिख लीजिए। और डायरेक्शन के लिए ना फील्ड के, अब जब इतना लिखा है तो डायरेक्शन भी लिख लीजिए। ये जो फील्ड होगी यहाँ, ये फील्ड कुछ ऐसे जा रही होगी, इस डायरेक्शन में फील्ड जाती है। फील्ड आर के साथ कुछ एंगल बना रही है अल्फा, tan अल्फा होता है tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर बहुत ढंग से इसे देखना है तो इलेक्ट्रोस्टैट वाले नोट्स खोल के देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में आपको मिल जाएगा tan अल्फा इज tan थीटा। चलिए इतना लिख लिया तो रब कर दूं इसे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है इलेवेंथ, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। हालांकि ये हमने कॉइल वाले में पूरा डिराइव कर लिया था, एक सर्कुलर कॉइल पे टॉर्क कैलकुलेट करी थी। अच्छा ये 12 हो जाएगा। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल means bar magnet in uniform magnetic। हाँ 12 लिख दिया मैंने, 12 इन यूनिफॉर्म मैग्नेट। भाई ये एनालॉग है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने ऐसे कर कर एक डाइपोल रख दिया, ये डाइपोल रखा हुआ, this is south pole and this is north pole, this is the direction of magnetic movement, this angle is theta। सो यहां पर जो नेट फोर्स होगी वो नेट फोर्स 0 होगी, सिर्फ टॉर्क एक्ट करती है, जिस टॉर्क को हम लिखते थे m क्रॉस b। देखिए डाइपोल जब मैं कह रहा हूं ना तो बार मैग्नेट या कॉइल एक ही चीज है। कॉइल में मैंने ये प्रूफ करके दिखाया है आपको, डिराइव करके दिखाया है, जस्ट गैल्वेनोमीटर से पहले था कि नेट फोर्स 0 होती है, सिर्फ टॉर्क एक्ट करती है, नेट टॉर्क इज अगेन m क्रॉस b। जब आप क्रॉस ओपन करोगे तो ये टॉर्क आती है, दिस टॉर्क इज एम बी साइन थीटा। और ये टॉर्क कोशिश करती है कि डाइपोल रोटेट करे और फिर दिस टॉर्क will try to align dipole along the direction of field। ये टॉर्क कोशिश करेगी कि डाइपोल रोटेट करे, और रोटेट करने के बाद ये डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन, ये टॉर्क का मोड है। टॉर्क कोशिश करती है डाइपोल रोटेट कर कर फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन। चलिए इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़िए।
जी ज़ोहैब ज़ोहैब बिल्कुल एसएचएम होगा, जैसे एसएचएम इलेक्ट्रोस्टैट। रिपीटेशन है इलेक्ट्रोस्टैट का, बस इलेक्ट्रोस्टैट रिवाइज हो जाता है इसे पढ़ के। जो कुछ भी आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था वो सब आपका यहाँ रिवाइज हो जाता है। इतना लिख लीजिए तो बताइए एक। फैजान इक्विलिब्रियम में आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो होती है, मोमेंटम जीरो नहीं होता। तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन ओवरशूट कर जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर आपने एक पेंडुलम ले लिया, इसे डिस्टर्ब किया और रिलीज कर दिया, तो पेंडुलम दोबारा से अपनी जगह आएगा, मीन पोजीशन अचीव करेगा, लेकिन मेन पोजीशन अचीव करते हुए रुकता नहीं है, यहाँ आकर फोर्स जीरो हो जाती है, बट इतना मोमेंटम गेन कर लेता है कि ओवरशूट कर जाता है। वही काम इसके साथ। सो हार्दिक, ये टॉपिक आपने कुछ दिन पहले इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ली और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक डाइपोल रख दी, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करेगा, नेट फोर्स जीरो होती है, टॉर्क एक्ट करती है विच इज एम क्रॉस बी, टॉर्क हो जाएगी एम बी साइन थीटा, और ये टॉर्क कोशिश करेगी कि ऐसे अलाइन हो। फैजान अब मीन पोजीशन पर क्यों आता है जो रुक जाता है फाइनल, रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से फैजान रुक जाता है, या फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती चली जाती है? फैजान आलम, ये जो पेंडुलम अपनी जगह आकर एक बार पे रुक जाता है फ्रिक्शन की वजह से। हम फ्रिक्शन कहीं कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। तो ये हमेशा ऐसे ही ऑसिलेट करता है, हमेशा ऑसिलेशन करेगा। जैसे अगर पेंडुलम को आप एक फ्रिक्शनलेस स्पेस में रख दीजिए, ये पेंडुलम हमेशा ऑसिलेट करता है, पेंडुलम कभी नहीं होता, बिल्कुल पेंडुलम की तरह। इतना हो गया तो बताइए मुझे। इतना हो जाए बताइए, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे। ये भी एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी वैसा ही है जो इलेक्ट्रोस्टैट में था, सेम कैलकुलेशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, जिसे आप बार मैग्नेट कह सकते हैं, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। है ना, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो डैम्पिंग नहीं होगी। भाई हार्दिक देखिए, डैम्पिंग फ्रिक्शन की वजह से। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। सो अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट रख दिया, तो उस बार मैग्नेट की आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का, तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा डाउट्स नहीं उठने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी में एग्जैक्ट हर तरह के डाउट्स मैं इलेक्ट्रोस्टैट में ले चुका हूँ, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट में करा है, जैसे उसका रिपीटेशन है। तो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं चाहता हूँ इसे ख़त्म कर दूँ आज। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे कर कर आपने डाइपोल रख दिया,
ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट का, एंगल मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा। सो डाइपोल पे जो टॉर्क एक्ट करेगी, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, सो डाइपोल पे जो टॉर्क एक्ट करती है, दैट टॉर्क इज एम। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इट्स एम बी साइन थीटा। Torque is m cross b and torque is mb sin theta. This is equation number 1, which is torque acting on the diamond. अब ये टॉर्क तो इस डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी ताकि डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में आए। मुझे इस डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मुझे डाइपोल को ऐसे लेकर जाना है एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम सम एंगल टू एंगल थीटा, एंगल थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो जब आप इसे एंटी क्लॉक, तो एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करनी होगी, एक्सटर्नल टॉर्क टू बी अप्लाई। तो डाइपोल पर आप जो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे, दैट एक्सटर्नल टॉर्क टाउ एक्सटर्नल इज माइनस ऑफ टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करिए, आप एंटी क्लॉकवाइज। अब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगी। देखिए अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सिलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी नहीं, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर सकता है, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल है। तो कुछ लोगों का सवाल होता है कि नेट जीरो हो गया, रुक जाना चाहिए, फिर रुकेगा नहीं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जाएगा। अब शुरू करने वाली बात है कि शुरू करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करने के लिए एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल अमाउंट में ज्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल, फिर उसको डिक्रीज कर माइनस टाउ कर देंगे। मतलब ये है कि मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 थी, तो इनिशियली इसकी वैल्यू मैंने 2.2 रखी, जैसे रोटेशन शुरू हुआ दोबारा से 2 कर, एक बार रोटेशन जीरो हो गया, नेट टॉर्क जीरो, तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता चला। तो ये विदाउट एक्सेलरेशन जा रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। आप चाहो तो यहाँ मैग्नीट्यूड्स इक्वेट कर लो, टाउ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क के इक्वल होगा, व्हिच इज एम बी साइन, दैट इज इक्वेशन। अब ये टॉर्क डन चाहिए, वर्क डन to rotate dipole, from theta 1 to theta 2, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 तक रोटेट करने के लिए कुछ वर्क डन चाहिए। उस वर्क डन को आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ एम बी साइन थीटा tau external d theta, लिमिट इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये वर्क डन का एक्सटर्नल टॉर्क मिल गया, इट्स थीटा 1 टू थीटा 2, tau external is mb sin theta t। इट्स mb sin theta d theta। तो ये वर्क डन आ गया, इट्स mb sin theta का इंटीग्रल इज माइनस cos theta, लिमिट इज फ्रॉम थीटा 1
2 theta. It's minus mb cos theta from theta 1 to theta 2. sin theta का इंटीग्रल माइनस cos. इतना लिख लीजिए, अब स्पेस नहीं है मेरे पास, इतना लिख डालो जल्दी से। आज तो नहीं होगा, कल सुबह 9 बजे क्लास, नहीं 9 बजे नहीं होती, 10:30 क्लास है मेरे साथ, 10:30 हम इसे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली कल इसको खत्म करना है। इतना लिख लीजिए, आगे की कैलकुलेशंस कल करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, बस आज क्लास नहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू। ओके जुनैद।